हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी मींस इंस्टेंट एनर्जी, मींस झटके से एनर्जी, तीव्र झटके से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह होते हैं उनमें हमें कभी ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कभी कम आवश्यकता होती है। तो इसके लिए करते क्या है कि संधारित्रों को जोड़ लेते हैं आपस में। अब जोड़ना कैसे, ये चीज़ अपने को पढ़नी पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि कभी अपने को जब ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तब हम कौन से क्रम में कैपेसिटर को लगाएंगे, और जब हमें कम ऊर्जा चाहिए होगी तब हम कैपेसिटर को किस क्रम में लगाएंगे, है ना। तो सिंपली आपको पहले ही बताते चलते हैं, फार्मूला बाद में प्रूफ कर लेंगे अभी। तो जब हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती तब हम जो संधारित्र होता है उसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। और जब हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है तब हम कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में। क्लियर हो गया नहीं? तो अपने को समायोजन पढ़ने हैं दो, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहिए एंड तक, मजा आएगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो जो पहला टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम पढ़ लेते हैं पहले। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम। अब क्वेश्चन ये है कि श्रेणी क्रम में लगाते कैसे हैं सर्किट को, है ना। तो आपने मेरे ख्याल से हाई स्कूल में रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जरूर पढ़ा होगा, अगर जो बच्चे नए हैं। और जो नए नहीं तो उन्होंने तो फर्स्ट ईयर में जब क्लास ली होगी तब भी ये बात पढ़ी होगी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। आपको ये 3 जगह पढ़ाया जाता है, 3 नहीं बल्कि 4 जगह पढ़ाया जाता है। एक तो कैपेसिटेंस पढ़ाया जाता है, एक रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता है, एक इंडक्शन पढ़ाया जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाया जाता है ना। उसके भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है। तो जब वो यूनिट आएगी तब उस पर बात करेंगे। अब श्रेणी क्रम में लगाते कैसे हैं तो आपको याद होगा कि एक के बाद एक, अरे लाइन से अगर बिछा दें, रेजिस्टेंस हो या कोई भी हो, सेल हो, कैपेसिटेंस हो, मतलब लाइन से लगाने को ही क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज में लगाना। क्लियर हो गया ना। अब इसको लिखना कैसे होता है वो चीज ध्यान से देखेंगे। हम सपोज करते हैं हमारे पास कुछ संधारित्र हैं, और संधारित्र का हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था वो हमने पीछे वीडियो में बात की थी आपसे। दो समझो पैरेलल प्लेटें हैं, और हकीकत ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र को ही हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, और समांतर क्रम में भी हम इसी को लगाएंगे, है ना। तो ये इक्वल प्लेटें हैं, पैरेलल है, बहुत बढ़िया। एक प्लेट, दो प्लेट और 3 प्लेट। टोटल कितनी प्लेटें जोड़ दी? 3। और यहां पर इसमें क्या लगा दिया? बैटरी, जिसकी सप्लाई का मैग्नीट्यूड कितना है? V। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। हमने सपोज करा कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इस वाले कैपेसिटर की धारिता C3 है। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे संधारित्र 1 2 3 4 मतलब कई सारे पॉइंटों के बीच लगे हैं, तो पॉइंटों को नामकरण कर देते हैं। ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, और ये वाला पॉइंट D है ना। तो अगर हम पहले संधारित्र की बात करें तो पॉइंट A और B के बीच है, अगला बोलो B और C के बीच है, और नेक्स्ट है C और D के बीच। ऐसा नहीं कि केवल 3 ही है, आप इसमें n टाइम तक जोड़ सकते हैं, मींस n संधारित्र जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? तो अब ध्यान से देखेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये वाली जो प्लेट प्लस सिरे से जुड़ी है, तो इसको जब चार्ज दिया जाएगा, मींस आवेशित किया जाएगा, तो इसकी आंतरिक सतह पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। कैसा चार्ज? प्लस। वहीं इसके सामने वाले सिरे पे प्रेरण की वजह से कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कैसा चार्ज? माइनस। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात सुनना, क्या ये वाली प्लेट अगले संधारित्र की इस वाली प्लेट से जुड़ी है, तो इसकी बाहरी सतह पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, पॉजिटिव चार्ज। और ये प्रेरण की वजह से इस सतह पे कैसा चला जाएगा? निगेटिव। अंदर कैसा चार्ज चला जाएगा? पॉजिटिव। फिर क्या सेम प्रोसेस चलने लगेगा, मींस इसकी अंदर वाली सतह पे कैसा चार्ज? प्लस, और सामने वाली सतह पे प्रेरण के द्वारा कैसा चार्ज? माइनस। सेम कंडीशन यहाँ भी, प्लस और ये माइनस। और चूंकि इसे चाहे अर्थ से जोड़ो चाहे ऋण टर्मिनल से जोड़ो, बात एक ही होती है, तो इसका जो धन आवेश है इसके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब जोड़ा कैसे गया उस चीज को पढ़ेंगे कैसे। हम लिखते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को इस प्रकार लगाया जाता है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से
और दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहले, या पहली प्लेट बोलो या धन वाली प्लेट से जुड़ी रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं। और सभी संधारित्रों में जो लास्ट वाली प्लेट होती है वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी है, ऋण टर्मिनल से। इस कंडीशन में होता क्या है, जो चार्ज यहां से ट्रांसफर होना शुरू हुआ था वही इसमें इससे इसमें हुआ, इससे इसमें हुआ, आगे भी वही होता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि इनके सिरों के बीच एक चीज कांस्टेंट है, वो भाई साहब क्या है, चार्ज। वो क्या है, चार्ज। तो इसका भी चार्ज क्यों, इसका भी चार्ज क्यों, और इसका भी चार्ज क्यों, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। बट होगा क्या, जब पॉइंट इस संधारित्र से उस संधारित्र में चलेंगे, इससे उसमें चलेंगे, तो सब में चार्ज कैपेसिटेंस के हिसाब से बढ़ता जाएगा, है ना। और उससे होगा क्या, जो वोल्टेज है वो डाउन होता जाएगा, है ना, अरे बदलता जाएगा। तो हम सपोज करते हैं इधर का वोल्टेज V1 मान ले पहले संधारित्र का, इधर बोलो V2 और इसका बोलो V3, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम V1 V2 V3 के मान निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल ही देते हैं, वरना चाहो तो ना भी निकालें तो कोई आफत नहीं आएगी। तो हमें याद होगा संधारित्र का एक सूत्र सभी बच्चों को याद ही होना है, और नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए, C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V, है ना। अब यहाँ से मुझे V की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू, V की। तो यहाँ से बोलो V1 क्या लिखे, क्या V1 लिखा जाएगा Q अपान C1, Q अपान C1, क्योंकि चार्ज सभी संधारित्रों में कांस्टेंट ही है, तो Q अपान C1। यहाँ पे बोलो V2 बराबर Q अपान C2, ठीक है। V3 बोलो क्या आ जाएगा, Q अपान C3, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो बड़ा आसान था। अब क्या करें, अब क्या करें, तो कुछ करना नहीं है। देखो सर्किट को सॉल्व करने की अपने पास एक निंजा टेक्निक है, वो ये कहती है कि देखो जिसका संधारित्र उससे अपने को कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस का सर्किट होता तो अपने को R से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस का सर्किट है तो अपने को C से कोई मतलब नहीं है। अब दो चीजें बच गई, उनको ध्यान से देखना है। क्या क्या बच गया, चार्ज बच गया, वोल्टेज बच गया, चार्ज बच गया, वोल्टेज बच गया। हमेशा याद रखना कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस हो, किसी भी सर्किट में कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस को छोड़ करके जो चीजें वैल्यू दो बचेंगी, जो वैल्यू बचती हैं इनमें जो वेरिएबल है बस उसी को सॉल्व करना है। वेरिएबल का मतलब जो बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो। जो चीज कांस्टेंट है उसे पड़ा रहने दीजिए, समझ में आया ना, क्योंकि हम उसे सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो हमेशा वेरिएबल को ही सॉल्व किया जाएगा, जो आएगा वो अपना फाइनल आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा Q और V1 V2 V3 में तो कौन बार बार चेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे हर पॉइंट पे वोल्टेज बदल रहा है, तो क्यों ना फिर वोल्टेज को ही सॉल्व कर दिया जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाए। तो V1 V2 V3 को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करें, तो आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ाया था विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों का जो सम होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब बाबू ये क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और भी लगे होते तो हम और टाइम जोड़ देते, है ना। अब V की वैल्यू यहां से निकाल के देखो क्या आ जाएगी, Q अपान C, क्या आ जाएगी, Q अपान C। और V1 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं एक बार, तो बोलो क्या लिखा था, Q अपान C1। V2 की वैल्यू Q अपान C2, V3 की वैल्यू Q अपान C3। पुट करते जाओ, Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3 अप टू डॉट डॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो क्या यहाँ से Q कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल है। अंदर बोलो क्या बचेगा यार, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। क्या Q से Q मर जाएगा यार, बिल्कुल मर जाएगा। तो आंसर बोलो क्या आ गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू डॉट डॉट 1/C/n, कोई बुराई नहीं है। क्या यहाँ तक सभी को प्रॉपर दिख रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो अपना यही आंसर है, यानी जब हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को लगाते हैं तो जो उसका नेट आंसर आता है, मीन्स उसकी जो नेट कैपेसिटेंस आती है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के योग के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम C को C का व्युत्क्रम कह सकते हैं, क्योंकि वहां यहाँ पे 1/C लिखा है। तो हम कहेंगे किसी भी सर्किट का श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता निकालते हैं तो उसकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यहाँ पर C क्या है, तुल्य धारिता, क्या है, तुल्य धारिता, यानी इन सभी धारिताओं का योग है ना, या इन सभी धारिताओं का आंसर है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम
सर्किट में लगे अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों की, यहाँ पे भी 1/C1 1/C2 है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। मात्रक बोला है किससे क्या निकलेगा, फैराड। क्या निकलेगा, फैराड। कोई बुराई नहीं है। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखना। श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि आपको याद होगा रेजिस्टेंस में तो ये नहीं था, रेजिस्टेंस में तो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। इसका मतलब इसके ठीक उल्टा आता है रेजिस्टेंस में। कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। अब बारी कौन से क्रम की है, समांतर क्रम की। कौन सा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम को देख लेते हैं, उसमें सर्किट को कैसे जोड़ा जाता है वो चीज समझते हैं, है ना। बस तुम्हें याद रखना है कि सॉल्व कैसे करना है, बस कभी गड़बड़ नहीं होगा और आसानी से चीजें आ जाएंगी। और इसे आप अच्छे से पढ़ के जाना, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इसी पर आएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसी में अपना चार्ज को डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करेंगे वो जब न्यूमेरिकल पे बात आएगी तो हम अच्छे से आपको करा देंगे। कोई दिक्कत मत लीजिए, वेल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बेशक 1-2 चैप्टर कम पढ़ाएं पर पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक वैसे जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है ऑफलाइन बैच में, ठीक। तो अब कौन सा क्रम है, सेकेंड क्रम, समांतर। समांतर क्रम में कैसे लगाते हैं, तो समांतर क्रम में समझो ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को लाके एक लाइन में ऐसे पैरेलल लगा दिया जाता है ना। कैसे, ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, सभी संधारित्र एक ही पॉइंट से जुड़े रहते हैं। समांतर क्रम की परिभाषा ये कहती है कि सबको एक ही पॉइंट से जोड़ दो, सबको एक ही पॉइंट से जोड़ दो। बहुत बढ़िया है। ठीक, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये माइनस और ये प्लस, सप्लाई V लगाया हमने, है ना। इस बार सभी संधारित्र केवल 2 पॉइंटों के बीच हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक। संधारित्रों की धारिताएं क्या क्या है, C1 C2 C3, है ना। तो इन सभी पॉइंटों या इन सभी प्लेटों पर कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि ये सभी प्लस से जुड़ी हैं तो इन सभी पर आएगा प्लस चार्ज। कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। वहीं पर इनके सामने वाली प्लेटों पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं। और ये रेड टर्मिनल से जुड़ी है बाकी की प्लेटें। तो जाहिर सी बात है पीछे वाले में चार्ज कांस्टेंट था, पर इस बार ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट प्लस से जुड़ा है, ये वाला पॉइंट माइनस से जुड़ा, और सभी कैपेसिटेंस या सभी कैपेसिटर इसी के बीच में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पॉइंटों के बीच एक चीज कांस्टेंट रहेगी और वो है वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। यानी सभी संधारित्रों का एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, वोल्टेज। तो इस बार चेंज कौन होने वाला है, आवेश। कौन चेंज होगा, अरे आवेश। तो जाहिर सी बात है इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Q1, इस वाले का Q2 और इस वाले का Q3। यानी इस कैपेसिटेंस में चार्ज कितना भरा है, Q1, इस वाले में Q2, इस वाले में Q3, है ना। फिर से अगेन वही निंजा टेक्निक वाली बात कि जो चीज सर्किट में बदले बस उसी को सॉल्व करना है। जिसका सर्किट है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो C का तो सर्किट ही है, तो C से तो अपने को मतलब ही नहीं है। तो बचा कौन, Q1 और V। अरे Q और V बचा, तो Q और V में वेरिएबल कौन है, तो V तो इस बार कांस्टेंट है यार। समांतर क्रम में V ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो और चाहे वो कैपेसिटेंस हो, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बदल कौन रहा है, चार्ज। कौन बदल रहा है, चार्ज। और चार्ज हमें अगेन पता है कि एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। और अदिश राशियों को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि वो उनका जो योग होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब हम Q1 Q2 Q3 के मान निकाल लेते हैं। Q1 Q2 Q3 के मान बोलो कहाँ से निकाला जाएगा, तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वहीं से निकाल लीजिए। क्या Q बराबर CV निकलेगा, क्या निकलेगा, CV। तो अगर हमें Q1 की वैल्यू लिखनी हो तो हम इजीली लिखेंगे C1V, Q2 की वैल्यू लिखनी हो तो C2V है, Q3 की लिखनी हो तो
C3V, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे चाहिए इस सर्किट का सॉल्यूशन। इस सर्किट का सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करें, तो क्या हमें पता है कि जो वेरिएबल है उसी का बीजगणितीय योग लेना है, और बीजगणितीय योग ही क्यों लेना है, तो वो इसलिए लेना है क्योंकि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। बहुत अच्छे। अब मुझे क्यों पता है, चूंकि इसका टोटल आवेश है, बैटरी ने इस पूरे रेजिस्टेंस से पूरे सर्किट को कितना चार्ज दिया है, क्यों, तो इस क्यों का जो नेट आंसर है वो CV के बराबर है। किसके बराबर है? CV के। अब हम C1V प्लस C2V प्लस C3V सारे मान पुट कर देते हैं, प्लस अप टू डॉट। ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे V कॉमन है, अंदर बचेगा हमारे साथ C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, इधर बचेगा CV। ध्यान से आप देखो तो V से V मर जाएगा यार। आंसर बोलो कितना आ जाएगा यार, आंसर यहाँ लिख देते हैं। आंसर आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डॉट। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस बार समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आई है वो सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। धारिता भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या? ठीक। तो ये था संधारित्रों को जोड़ने का पैरेलल और सीरीज क्रम। तो ये वाला कौन सा क्रम है? पैरेलल। पैरेलल में आंसर कितना आता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 में सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर। जबकि सीरीज में क्या होता है, सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर तो होता है, ये साथ में व्युत्क्रम बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। एक हेडिंग और इस चैप्टर में बचती है, उसे भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। ठीक है ना। कुछ बातें हमने छोड़ी भी, ऐसा नहीं कि हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो हर चीजें पढ़ा नहीं सकते ना यहाँ पर, है ना। तो कुछ चीजें छोड़ते हैं, जो न्यूमेरिकल में बचने वाली उनको न्यूमेरिकल में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। सिंपली कहें तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें ऊर्जा घनत्व की बात करनी है। अरे वैद्युत ऊर्जा घनत्व की बात करनी है। ठीक है ना। तो इसे अपना आराम से बना लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। लिखने का काम इसमें ज्यादा होता नहीं है, और आपको बता दें बहुत अच्छे से, ये वाले जो अभी भी हमने फार्मूले कराए हैं आपको, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको बता दें कि थ्योरिकल में या पेपर में अभी इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है आपसे। वो 2 नंबर में ये नहीं कहेगा कि चलो श्रेणी क्रम में धारिता प्रूफ कर दो, समांतर क्रम में धारिता प्रूफ कर दो, क्योंकि बहुत छोटी चीज है और बच्चे बहुत आसानी से पढ़ के जाते हैं, तो इसको पूछा ही नहीं जाता है। बस इसके न्यूमेरिकल आते हैं, वो थोड़े टफ भी होते हैं। कैसे कैसे टफ होते हैं वो आपको दिखेगा जब न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है। समांतर प्लेट संधारित्र आपको याद ही होगा, जिसमें 2 प्लेटें पैरेलल ऐसे रखी जाती हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। एक प्लेट P1, दूसरी प्लेट P2, दोनों का एरिया कांस्टेंट है। ये भी A, ये भी A, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर का मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद ही होगा, नहीं याद हो तो याद करो। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम तुमसे पूछे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो आप कहेंगे 0 है। बाहर कितना है? 0। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये एक प्लेट प्लस है और दूसरी प्लेट माइनस है ना। तो प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर। तो बाहर अगर तुमसे पूछे एनर्जी का वैल्यू क्या तो वो 0 है ना। अब तो ये तो हो गया E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो वैद्युत ऊर्जा घनत्व है उसका एक्चुअल मतलब है, यहाँ पे लिखते हैं हम, इस वाली प्लेट के बीच निकाल रहे हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व। वैद्युत ऊर्जा घनत्व वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व का थ्योरी ये है कि इसके एकांक आयतन में भरी ऊर्जा, एकांक आयतन में भरी ऊर्जा को उसका वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फिर वो चाहे किसी भी का हो, है ना, वो चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे गोलीय संधारित्र हो, चाहे बेलनाकार, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया। अब याद करो तो इसमें संचित ऊर्जा का मैग्नीट्यूड कितना है, तो याद करो वैद्युत ऊर्जा को हमने U से लिखा था, और U का जो मैग्नीट्यूड आया था वो ये आया था। ये हमने प्रूव भी किया हुआ था, है ना। ये याद होगा जब हम अनंत से चार्ज को ला करके छोटे छोटे टुकड़ों में ला करके भरा हुआ था हमने, तो जब उसका नेट आंसर हमने सॉल्व किया था तो U बराबर ½ CV² आया था। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है।
तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व हम किसी अक्षर से लिख लेते हैं। सपोज हमने स्मॉल यू से लिखा, स्मॉल यू से, स्मॉल यू बराबर वैद्युत ऊर्जा घनत्व है। तो थ्योरी ये कहती है कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मतलब है आयतन को अगर हम V से लिखें, आयतन को काहे से लिखें, V से, तो इस आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा को काहे से लिखा जाता है, कैपिटल U से। यहां तक आया कि नहीं? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उस चालक का क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर हम तुमसे यहां से मात्रक पूछ ले तो जूल पर मीटर क्यूब आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है और आयतन का यूनिट क्या होता है, 3 डायमेंशन है तो मीटर क्यूब होगा, और ये ऊर्जा है तो इसका मतलब जूल होगा। यहां तक कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, अब u का क्या यही वाला वैल्यू रख करके v से डिवाइड कर दे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये मत सोचना इस वाले v से ये वाला v कट जाएगा। ये वाला v वोल्टेज है, ये वाला v वोल्टेज है, और ये वाला v आयतन है, ठीक है ना। तो यूनिट को बहुत ध्यान में रख के फिजिक्स पढ़ना है, वरना अक्षर देख करके फिजिक्स नहीं पढ़ना है। पता लगा तुमने v से v काट दिया, अगली बार हम लिखेंगे कूलाम का वैल्यू c और तुम फारेड से काट देना, कह देना धारिता को भी c से लिखते हैं, कूलाम को भी c से लिखते हैं, उड़ा दो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, चीजों को समझ के देन आगे सॉल्व करना है। तो u अपान v जूल पर मीटर क्यूब आ गया, तो क्यों ना हम u को सॉल्व कर दें। तो u को सॉल्व कर दे और v का हम कुछ अगर वैल्यू निकाल पाए तो निकाल सकते हैं। हम ध्यान से देखो तो इसमें आयतन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, पर बहुत ध्यान से देखा जाए तो क्या प्लेट का एरिया और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, क्या इनका मल्टीपल ही v है? अरे यार v बराबर AD, आपने सभी ने पढ़ा होगा। अरे आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे मोटाई ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हैं यार, है ना। तो A क्या है, प्लेटों का एरिया, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। इसका मतलब जो V का मैग्नीट्यूड है इस वाले V का, उसे हम AD से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, AD से। अब प्रॉब्लम है U को सॉल्व करने की, है ना। तो U को हम पहले सॉल्व करते हैं, देन इस समीकरण पे रिटर्न आते हैं। तो हमें पता है U बराबर हाफ CV² होता है। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि U बराबर हाफ CV², और चूंकि C किसकी बात हो रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की। और आप याद करो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम पढ़ चुके हैं यार, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। बहुत अच्छे हैं, चलो यहाँ आगे लिख देते हैं, हाफ C की वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट A/D v²। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई निर्वात की, ध्यान से देखो तो ये फार्मूला निर्वात का है। बट अगर हम ये मान के ही चले कि अंदर परावैद्युतांक है, अंदर क्या है, परावैद्युतांक, और जिसका भाई साहब मैग्नीट्यूड k है, जिसका मैग्नीट्यूड k है, तो क्यों ना फिर k को भी इसी में इन्वॉल्व करते चले। अरे k एप्सिलॉन नॉट A/D, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे यार। अब v को भी सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं v को भी हम सॉल्व कर देते हैं, और v की वैल्यू हमें याद ही होगी यार, नहीं याद है तो याद करो। अरे E बराबर V अपान D, हमने पीछे लगाया भी था इसको, तो V बराबर बोलो क्या लिखेंगे, ED। क्या लिखेंगे, ED। ये विभव प्रवणता से आता है, कहां से आता है, विभव प्रवणता से। तो V का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ED। इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, हाफ K एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या D। अब V की वैल्यू बोलो ED है, तो क्यों ना फिर हम सीधा सीधा ये लिखें, E² D², E² D², कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, वरना मेरे ख्याल से तो आप काटो ही मत। ये वैल्यू निकल के आ गई U की, किसकी निकल के आ गई, U की, और इस वैल्यू को आप उठाइए यहाँ पे आके रख दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा जो मुझे लाना था, ठीक है ना। चलो देख रखते हैं फिर, तो इसे इरेज करें डायग्राम, अरे इस वैल्यू को इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी, है ना। इसे लिखा रहे एक बार लिख देते हैं, चलो पुट करते हैं। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U की वैल्यू बोलो, ये है हाफ K एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या D², सॉरी D, और ऊपर क्या लिखा है बड़े में, E² D²। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे। इसे इरेज करते हैं, और बटे में V भी तो लिखा है, अरे आयतन, ये हमने अभी जो सामने आपके वैल्यू रखी वो U की लिखी, जो कि हमने नीचे से कॉपी करके लिखा है। अब बचा कौन, V की वैल्यू पहले निकाल के बता चुके थे आपको, AD जो कि आयतन है, तो इनटू में AD, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे है। A से A निपट जाएगा, D से D² हो जाएगा, और ये D² कट जाएगा। तो U का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट E², काम का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऊर्जा कितनी है, हाफ CV² के रूप में जूल,
बट अगर पूछे इसकी ऊर्जा की डेंसिटी क्या है इसके अंदर, देन आप बोलेंगे हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट बोल जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। विमा बोल, विमा जूल की बोल ml की स्क्वायर t माइनस 2 और मीटर क्यूब की भाई साहब l क्यूब, है ना। स्क्वायर से वाला क्यूब निपट जाएगा, नीचे l बच जाएगा, l ऊपर जाएगा तो l इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है ये कि ml इनवर्स t माइनस 2, ml इनवर्स t माइनस 2, यहां तक कोई बुराई नहीं है। तो जो इतना भी अपना डेरिवेटिव पार्ट था इस चैप्टर का वो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की, और कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने करा दिए जाए, ताकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना किया जाए और नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाए। आपको बता दें कि यूनिट फर्स्ट का जो थ्योरिकल पार्ट है वो यहाँ से समाप्त होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। और यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे करंट पर। किस पे बात करेंगे? करंट पर। आपको हमने याद कराया था कि यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब चार्ज है, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। तो हमने इस पूरी यूनिट में चार्ज को गतिमान नहीं किया है, इस चार्ज को केवल ट्रांसफर किया है यहां से वहां, पर इसको चलाने का मतलब ये नहीं कि हमने इसको बैटरी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला दिया हो, है ना। तो ऐसा नहीं, हमने सिर्फ आवेश को कभी स्थानांतरण की तो बात की है, पर हमने चलाने की ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब आवेश चलता है तो हमें पता है क्या बहती है, धारा। क्या बहती है? धारा। और हमने अभी तक इस पूरी यूनिट में धारा का तो नाम ही नहीं लिया है ना। तो अगली जो यूनिट आएगी उसमें हम लोग किस पे बात करेंगे? करंट पे। किस पे? करंट पे। कुछ चीजें और सुन लेते हैं, वो ये है कि संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ पर है। तो हम आपको मोटे मोटे आंकड़े बता देते हैं, आप इनकी डिटेल अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आवेश संचायक के रूप में, मीन्स हम आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं किस डिवाइस में? कैपेसिटर में। किस डिवाइस में? कैपेसिटर में। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। क्या अगर तुमसे पूछा जाए कि आवेश को संचित किया जा सकता है तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, बट वो यूनिट वो डिवाइस कौन सी होगी? कैपेसिटर। समस्या साल बहुत अच्छे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कैमरे से फोटो लेते समय फ्लैश के रूप में चमक उत्पन्न होती है, तो ये एक्चुअल में संचित आवेश से ही किया जाता है। संचित आवेश किसमें होता है? कैपेसिटर में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ऊर्जा संचायक के रूप में। तो ऊर्जा या आवेश को इकट्ठा करना बात एक ही है। तो ऊर्जा और आवेश को इकट्ठा किसमें किया जाता है? कैपेसिटर में। अगला पॉइंट है शक्ति प्रदाय स्रोतों में, जैसे वैद्युत मोटर है, वैद्युत पंखे हैं, इनकी गति को एक समान बनाए रखने के लिए कौन लगा रहता है? कैपेसिटर लगा रहता है। बहुत बढ़िया। टीवी व रेडियो में, कंप्यूटर में, फिल्टर परिपथों में और चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में साफ साफ लिखा है हृदय रोगी को छाती पर विद्युत आघात देकर उसकी हृदय धड़कनों को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? कैपेसिटर द्वारा। किसके द्वारा? कैपेसिटर द्वारा। तो ये यूनिट थ्योरिकल वेल तरीके से समाप्त हो गई है। अगले 2 वीडियो के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, मींस थ्योरिकल भी और न्यूमेरिकल भी। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।